जय हिंद जय हिंद जय हिंद एवरीवन। जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। और आज के इस अपने सेशन में हम लोग आगे एसी को कंटिन्यू करेंगे। और एसी के लास्ट सेशन में मैंने आपको एल सी और आर यानी प्योर इंडक्टेंस, प्योर रेजिस्टेंस, प्योर कैपेसिटेंस सर्किट को बेटा कवर करा दिया है। आज मैं आपको कंप्लीट एसी को खत्म कराने वाला हूँ इस पीरियड में, ठीक है? चलो, साउंड क्लियर है? साउंड क्लियर है ये बताओ। आवाज अच्छे से आ रही है ना आपको? कोई दिक्कत, कोई इशू, कोई समस्या?
अब एयरफोर्स के फॉर्म फिल करने में इसलिए प्रॉब्लम हो रही होगी आपको क्योंकि साइट थोड़ा बिजी चल रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा होगा। साइट थोड़ा बेटा बिजी चल रहा है इसलिए ऐसा हो रहा होगा। ओके स्टार्ट करते हैं ना। तो मजा आया लास्ट सेशन में, और ईएमआई के क्वेश्चन लगाने में आनंद आया क्यों भाई? और एक चीज और बता दूं आपको, आज ईएमआई के और शानदार क्वेश्चन, अगर आपने ईएमआई की पहली क्लास देख ली है तो ईएमआई की दूसरी क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप आसानी से क्वेश्चंस लगा सकते हो। ट्रांसफॉर्मर के शानदार सवाल हैं आज ईएमआई में, बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आपको मैं आज कराने वाला हूं। ठीक है चलो चलो, तो ध्यान से ईएमआई के आज रात को 8 बजे बेहतरीन बेटा शानदार प्रैक्टिस करने वाले हैं अपन। क्वेश्चंस में तो आपको आनंद आ रहा होगा। गुड, वेरी गुड। चलो यार मैंने पहले भी बोला था सुधीर ये बात तो। चलो हेडिंग लगाइए बेटा अगला, LCR सीरीज सर्किट। सीरीज इसलिए क्योंकि L C और R तीनों एक ही लाइन में लगे रहते हैं, इसलिए बेटा LCR सीरीज सर्किट कहते हैं, LCR श्रेणी सर्किट। तो LCR सीरीज सर्किट, सीरीज इसलिए क्योंकि LCR तीनों एक ही लाइन में लगे रहते हैं, सीरीज में लगे रहते हैं इस तरीके से। L इंडक्टेंस, C कैपेसिटेंस, R रेजिस्टेंस, ये तीनों कनेक्ट रहते हैं सीरीज में AC के सोर्स के साथ। ये जो सर्किट आप देख रहे हैं बेटा ये है आपकी LCR सीरीज सर्किट। ये L रहा, ये C रहा, ये R रहा। इंडक्टर का जो वोल्टेज होगा बेटा वो VL होगा, क्योंकि आप सब जानते हैं सीरीज में वोल्टेज जो होता है वो अलग अलग होता है। या कैपेसिटेंस का बेटा जो वोल्टेज होगा वो VC होगा, बेटा रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज होगा वो VR होगा। ठीक है, आप अभी ट्रांसफार्मर आज पढ़ा देंगे ना, ट्रांसफार्मर अभी पढ़ाएंगे भाई, क्यों परेशान होते, अभी आज पढ़ाएंगे ट्रांसफार्मर। और इसके बाद बेटा आप सब जानते हैं कि जो फॉर्मूले होते हैं रेजिस्टेंस के, अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो बेटा VR बराबर क्या होगा IR, चूंकि यहां पर रेजिस्टेंस जो होता है वो R होता है। बेटा VC की अगर हम बात करें तो यहां पर रेजिस्टेंस क्या होता है बताइए, XC होता है, तो IXC। यहां पर रेजिस्टेंस की काम कौन करता है, कैपेसिटेंस, रिएक्टेंस, धारिता, रिएक्टेंस। दूसरा VL, तो VL बराबर बेटा होता है I, और यहां पर रेजिस्टेंस की तरह कौन काम करता है XL, तो V बराबर IXL। ये फॉर्मूले होते हैं वोल्टेज के कैपेसिटेंस में, रेजिस्टेंस में और इंडक्टर में। बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात, ध्यान से मेरी चीज को देखना। मैं आपके सामने एक फिगर बनाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से देखना इस बात को। एक फिगर बेटा मैं ड्रॉ करता हूं आपके सामने। देखो यहां पर जो एक्स एक्सिस आप देख रहे हैं बेटा, इसमें मैं मान लेता हूं ये यहां पर रेजिस्टेंस का वोल्टेज है। हालांकि मैंने अभी आपको LC LR ये सारी सर्किट नहीं पढ़ाई क्योंकि जरूरी नहीं है वो आपके लिए, तो इसलिए मैं एक छोटी सी बात आपको यहां समझाने वाला हूं। अगर मैं आपसे ऐसे बात करूं कि मैंने रेजिस्टेंस तो ड्रॉ कर दिया, अब मुझे VL और VC कहां ड्रॉ करना है, तो बेटा देखो VL अगर मैं यहां ड्रॉ कर दूं ऊपर, और बेटा VC कहां ड्रॉ कर दूं मैं नीचे, इसका मतलब ये हुआ, इसका बच्चों मतलब ये हुआ कि जो VL है वो ज्यादा है और VC की वैल्यू कम है। इसका मतलब इस सर्किट में इसका मान हो जाएगा ऊपर VL माइनस VC। अगर मैं VL को ऊपर लिख दूं और VC को नीचे लिख दूं
तो इसका मतलब ये हो गया कि BL ग्रेटर देन BC, और इसका मतलब हो जाएगा BL में से BC को माइनस कर दो। अगर मैं VC को ऊपर लिख दूं और VL को नीचे लिख दूं तो इसका मतलब हो जाएगा VC ज्यादा है VL से, इसका मतलब VC में से BL को माइनस करेंगे, बस, और कोई मतलब नहीं है। अगर बेटा मैं इनका रिजल्टेंट निकालने की कोशिश करूं और आपसे कहूं कि बेटा इनका जो रिजल्टेंट होता है, इनका जो परिणामी होता है वो V होता है। रिजल्टेंट क्या होता है? V। अब बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको ये रिजल्टेंट इनका निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे बेटा? देखो, रिजल्टेंट निकालने का सबसे आसान तरीका होता है कि V बराबर, फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, VR² प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर, यानी जो रिजल्टेंट वोल्टेज होगी, परिणामी वोल्टेज LCR सीरीज सर्किट के अंदर, उसका फॉर्मूला होता है √VR² प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, क्लियर? ये फॉर्मूला होता है जहां से आप, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बेटा, हम सब जानते हैं, अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करने की कोशिश करूं, मैं नेक्स्ट पेज पे बात कर लें इसके बारे में, थोड़ा सा आगे पेज पे बात कर लेते हैं। मतलब मैंने आपके सामने लिखा कि V बराबर VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर रूट में, ये रिजल्टेंट ऐसे ही निकाले जाते हैं, आप जानते हैं। अब बेटा रिजल्टेंट निकाला जा रहा है तो VR बराबर क्या होता है? IR होता है, ये IR का स्क्वायर हो जाएगा। बेटा VL बराबर होता है IXL माइनस BC IXC का स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पर रूट लग जाएगा। और बेटा रिजल्टेंट जब निकालते हैं, याद करिए मैंने कल बताया था, यहां पर एक नई चीज पढ़ते हैं आप, इंपीडेंस के बराबर है, तो V बराबर होता है IZ, और Z होता है बेटा प्रतिबाधा इंपीडेंस। तो यहां से अगर आप I देखेंगे, √I² है, कॉमन आ जाएगा, खत्म हो जाएगा I से I, तो Z की जो वैल्यू है बेटा, यहां से R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर आ जाती है। मतलब ये आपके सामने फॉर्मूले आ गए हैं LCR सीरीज सर्किट के। तो ये जो फॉर्मूला देख रहे हैं आप, ये इंपीडेंस का फॉर्मूला है। Z बेटा होता है प्रतिबाधा इंपीडेंस, कुछ और नहीं। Z का मतलब रिजल्टेंट वोल्टेज ही होता है। ये रिजल्टेंट वोल्टेज था, और Z होता है रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, तो बेटा रिजल्टेंट रेजिस्टेंस Z कहलाता है। तो आपकी याद के लिए मैंने आपको ये बात समझाई थी, लेकिन फिर भी आपको मैं समझा देता हूं। तो Z बेटा होता है रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, आपके समझने के लिए है, यानी परिणामी प्रतिरोध, इसी रिजल्टेंट रेजिस्टेंस को हम इंपीडेंस भी कहते हैं, प्रतिबाधा। चलो, तो रिजल्टेंट यानी परिणामी प्रतिरोध, और इसे ही कहा जाता है बेटा इंपीडेंस, प्रतिबाधा। अगर आप रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकालेंगे तो आपके पास है। हाँ बेटा कोई दिक्कत नहीं है, तुम B बराबर IR लिख लो तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन रिजल्टेंट रेजिस्टेंस को Z से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हैं, ये आपके सामने मैंने लिख दिया है, ये देख लो। बताइए भाई, कहने का प्यारे बच्चों भाव ये है कि अगर इधर रेजिस्टेंस R है और इधर रेजिस्टेंस XC है और इधर रेजिस्टेंस XL है, तो जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आएगा उसे हम Z से डिनोट करेंगे। समझ गए मेरी बात? ये थी बात असली। क्लियर? अब एक काम करते हैं, कुछ चीजें आपको मैं बताता हूं। ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं, ये अगर मैं एंगल मान लूं, कोई एंगल फाई, यहां से अगर tan फाई की वैल्यू आपसे पूछने लगूं
तो आप जान रहे हैं परपेंडिकुलर, तो ये आ जाएगा वी एल माइनस वी सी अपॉन वी आर। तो वी एल माइनस वी सी आई एक्सएल हो जाएगा, आई से आई खत्म, तो एक्सएल माइनस एक्स सी अपॉन आर। बोलो हाँ कि ना। तो टेन फाइव बराबर क्या आ जाएगा, एक्सएल माइनस एक्स सी अपॉन आर। और आप जानते हैं एक्सएल बराबर क्या होता है, ओमेगा एल, और आप जानते हैं एक्स सी बराबर क्या होता है, ओमेगा सी अपॉन आर। बोलो हाँ कि ना। ओमेगा बराबर क्या होता है, फॉर्मूले देखते जाओ, 2 पाई एफ ये एल माइनस 1/2 पाई एफ एल, ये फॉर्मूले देखते जाओ बस, अपॉन आर। इस तरीके से आप इसको आगे तोड़ सकते हो फॉर्मूले में। सर दूसरे लाइन पर आई आर होगा, कहां पर बेटा, क्या कहना चाहते हो तुम, कहां, सोमेन दूसरे लाइन, अच्छा ओके सर, ओके बोल दिया, गुड गुड गुड, ओके क्लियर। बताइए, यहां तक अगर कोई आपत्ति है तो आप मुझे बता सकते हैं, बाकी का फिर आगे मूव करते हैं। बताइए। चले, कोई दिक्कत, यहां तक आगे की प्रक्रिया चालू करें। ओके, देखिए अगली बात बेटा ऐसी है, अगर मैं आपसे ऐसा कहूं, नोट डाल के, बहुत ही कॉमन बात, कि अगर मैं आपसे ऐसा कहूं कि भाई जो एक्सेल की वैल्यू है वो एक्सी से ज्यादा है, जैसे अगर मैं फिगर बनाना चाहूं, जैसे अगर मैं फिगर बनाना चाहूं, अभी आप ध्यान से देखो, ये था आपका आर, ऊपर था एक्सएल, नीचे था एक्सी, इसका मतलब क्या हो गया, एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी, ऐसी तो हो गया फिगर। समझ में आ गई बात, समझ गया ना, एक्सएल इसका फिगर का कैसे बनेगा। देख लो, ठीक है। तो अगर आप जो देख रहे हैं ये कहानी, तो अब आपको समझ में आती जा रही है ना, तो हटा देते हैं बात। तो कहने का मतलब है कि अगर एक्सेल एक्सी से बड़ा है, अगर अगर एक्सेल एक्सी से बड़ा है, तो इस बात का मतलब है जो सर्किट है वो एल आर सर्किट की तरह बिहेव करेगी। सर्किट बिहेव एज एल आर सर्किट, मतलब अगर एक्सेल बड़ा होगा एक्सी से, तो जो सर्किट है बेटा वो एल आर सर्किट की तरह बिहेव करेगी, मतलब ऐसे एल और आर, ऐसे। देख लो, एल है और आर है, देख लो ऐसे बिहेव करेगी। अगर एक्सी बड़ा होगा, तो जो सर्किट है वो सी आर सर्किट की तरह बिहेव करेगी। दूसरी कहानी यह है कि अगर ऐसा रहा कि अगर एक्स सी बड़ा रहेगा, अब एक्स सी ऊपर एक्सएल नीचे, मतलब एक्स सी बड़ा है, तो इसका मतलब है जो सर्किट है वो बेटा, सर्किट जो अब होगी, सर्किट बिहेव एज सी आर सर्किट, सी आर सर्किट की तरह बिहेव करेगी। मतलब कहानी सर ऐसी है, ये सोर्स ऑफ एसी, बोलो क्लियर, गॉट इट। क्लियर। तो ये दो बात आपके जहन में होनी चाहिए, ठीक है।
आगे बढ़े, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे ऐसा कहूं, थर्ड कंडीशन, अगर मैं अब आपसे ऐसा कहूं कि जो एक्सएल की वैल्यू है वो एक्ससी के बराबर हो जाए, तो ऐसे केस में जो सर्किट है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, या एक कंडीशन कौन सी होगी? देखो अगर एक्सएल बराबर एक्ससी के हो गया, इफ ये कंडीशन हो गई, तो एक्सएल माइनस एक्ससी बराबर 0, ये तो हो जाएगा, बोलो हाँ कि ना। और बेटा अगर एक्सएल एक्ससी के बराबर हो गया, यानी एक्सएल माइनस एक्ससी, यानी रिजल्टेंट इंडक्टिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव कैपेसिटेंस, इन दोनों का जो इनका डिफरेंस है वो अगर 0 हो गया, या मैं यू बोल दूं कि दोनों रिएक्टेंस की वैल्यू बराबर हो गई, तो इस कंडीशन को कहा जाता है बेटा रेजोनेंस की कंडीशन। तो बेटा ये जो कंडीशन होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछी गई है, तो बेटा दिस इज, तो बेटा ये किसी कंडीशन है, दिस इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। तो बेटा ये है कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, अनुनाद, कंडीशन ऑफ देखो अनुनाद। तो बेटा रेजोनेंस जो होता है वो अनुनाद की बात, ठीक है। तो रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती है? जब इंडक्टिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव कैपेसिटेंस बराबर हो तब। बोलो भाई, चले चलो अब आगे कुछ इंपॉर्टेंट बातों पर बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एलसीआर से मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, अब जो देखते जाओ। प्रॉपर्टीज ऑफ एलसीआर सीरीज सर्किट। तो बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ एलसीआर सीरीज सर्किट के गुण, पहली बात, अगर पहली बात क्या है कि अगर एक्सएल की वैल्यू एक्ससी के बराबर है, एक काम करते हैं, आपके सामने फॉर्मूला लाते हैं। अभी मैंने फॉर्मूला कराया था कि जेड बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, ध्यान से देखना, यानी जेड बराबर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर। अगर ये दोनों की वैल्यू बराबर कर दी, तो यानी यहां से आप देखो जेड की जो, ये तो 0 हो जाएगा पूरा, तो जेड की जो वैल्यू है बेटा क्या हो जाएगी? आर के बराबर हो जाएगी, बोलो हाँ कि ना। मतलब रिजल्टेंट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है, परिणामी प्रतिरोध की जो वैल्यू है बेटा, वो रेजिस्टेंस की तरह हो जाएगी। और इससे ऐसे केस में जो सर्किट है वो रेजिस्टेंस सर्किट की तरह बिहेव करेगी, और जेड की ये सबसे मिनिमम वैल्यू होगी, क्योंकि भाई ये तो खत्म हो गया, जेड की वैल्यू आर के बराबर आ गई, मतलब अब तो मिनिमम हो गई ना। तो यानी जेड की जो वैल्यू है वो कैसी हो जाएगी बेटा? मिनिमम। जेड की मिनिमम कितना हो जाएगा? आर के बराबर। कब होगी? जब इन दोनों को बराबर पुट कर देंगे। इस केस में क्या है कि सर्किट बिहेव एज रेजिस्टेंस, सर्किट बिहेव एज रेजिस्टेंस सर्किट। सी होगा सर, ना के एल। किसकी बात कर रहा है भाई? अरे यार, मैं डबल लग गया क्या 2 बार? क्यों भाई? खुश भाई, मिस्टेक हो गया ना, खुश, कोई दिक्कत? क्लियर? दूसरी कहानी, या फिर बी, अगर या फिर बी एल की वैल्यू वीसी के बराबर हो, ऐसे केस में जो रिजल्टेंट वोल्टेज होगा
वो रेजिस्टेंस के वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। अब तो समझ में आ गई कैसे जेड बराबर वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी, समझ रहे हो ना? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सेम कहानी। अगर वी एल को वीसी के बराबर पुट कर दूं, सेम इक्वेशन, रूट वी बराबर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वीसी, को तो जीरो हो जाएगा, तो वी की वैल्यू वी आर के बराबर हो जाएगी ना। तो सेम कहानी आएगी नहीं आएगी? बोलो हाँ के ना। तीसरी बात बेटा, तीसरी जो सबसे बड़ी बात है यहां पर, जो इक्वेशन होगी, जो यस यस सुधीर, एग्जैक्ट, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला पॉइंट है कि ऐसे केस में बेटा पावर फैक्टर की वैल्यू क्या रहती है। यहां पर बेटा फाई की जो वैल्यू होती है वो 0 डिग्री होती है, और फाई की वैल्यू अगर 0 डिग्री है तो पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। कॉस फाई की वैल्यू कितनी होती है? 1। ये पावर फैक्टर, शक्ति गुणांक। देख लो, क्लियर। पावर कंजप्शन का फॉर्मूला क्या होगा एलसीआर सीरीज सर्किट के अंदर? अभी सवाल आएंगे इस पर। पावर कंजप्शन का फॉर्मूला क्या होगा एलसीआर सीरीज सर्किट के केस में? पावर कंजप्शन, कंजप्शन माने कंज्यूम करना। पावर कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, ये होता है एलसीआरसी सर्किट के लिए। बट वी आर एम एस बराबर वी नॉट अपॉन रूट टू, आई आर एम एस बराबर आई नॉट अपॉन रूट टू, मतलब क्या आ जाएगा? वी नॉट आई नॉट अपॉन टू। ये बेटा कंजम्पशन पावर का फॉर्मूला होगा, ठीक है। एक बात बताओ, इस सर्किट के केस में करंट जो मैक्सिमम होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम करंट क्या होगा बेटा? करंट इन द से मैक्सिमम करंट क्या होगा? आई नॉट बराबर वी नॉट अपॉन जेड, मतलब वही आर के फॉर्मेट में लिखते, आई बराबर वी नॉट अपॉन आर। बेटा ये क्या हो जाए, आप जानते हैं पीक वैल्यू होता है बेटा, मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम वैल्यू होती है करंट की। एक बात बताओ, जब जेड की वैल्यू मिनिमम होगी आर के बराबर, तो करंट तो मैक्सिमम होगा ना। इसी केस में बेटा करंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है। आर कम होगा तो आई की वैल्यू मैक्सिमम होगी इस केस में। एक्सएल को जब एक्ससी के बराबर पुट करते हैं तो आर की वैल्यू, जेड मिनिमम की वैल्यू आर के बराबर आती है। ऐसे केस में करंट बेटा जो है मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो ये कहानी है। चलो आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत? अब थोड़ा रेजोनेंस कंडीशन पर बात करते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर बात करते हैं। चलो अगली हेडिंग लगाओ, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अनुनाद आवृत्ति, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, या बेटा उसे कहा जाता है और नेचुरल फ्रीक्वेंसी। नेचुरल रेजोनेंस बोल दो, नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोल दो, बात एक ही है ना। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का मतलब अनुनाद आवृत्ति, अनुनाद। देखो भाई, हुआ क्या है कि जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी या नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, ये तब कंडीशन क्या थी? एक्सएल बराबर एक्ससी के बराबर। इसी कंडीशन को क्या कहा जाता है? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी या नेचुरल फ्रीक्वेंसी। एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल, एक्ससी बराबर होता है 1 अपॉन ओमेगा सी। इधर जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर बराबर 1 अपॉन एल सी। क्लियर और नॉट? ठीक है, तो यहां से देखो, एक काम करते हैं, ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा बेटा? 1 अपॉन रूट एल सी। ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा? 1 अपॉन रूट एल सी। तो ओमेगा बेटा क्या होता है? 2 पाई एफ 1 अपॉन रूट एल सी।
बेटा यहां से देखो एफ बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 पाई रूट LC। बेटा इसी को कहा जाता है नेचुरल फ्रीक्वेंसी या फिर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। एफ बराबर 1/2 पाई रूट LC। बताइए, क्लियर? अच्छा मुझे बताइए, जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो क्या सर्किट के रेजिस्टेंस पर डिपेंड कर रही है? हाँ। तो कहने का मतलब है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी does not depend on resistance of circuit। डिपेंड ऑन रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। सर्किट के रेजिस्टेंस पर बेटा डिपेंड, देखो कहीं भी रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो ध्यान रखना रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो होती है वो रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती। सर एलसी, हाँ एलसी में होता है, एलसीआर में नहीं। चलो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, ध्यान से देख लेना, ये सब इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के सारे पॉइंट एग्जाम के हैं, ये जितना भी है ना, ये आपको मैं पहले ही बता दूं मोस्ट इंपॉर्टेंट है एलसीआर। इस पर न्यूमेरिकल बनते हैं एग्जाम में, एयरफोर्स में कई बार पूछा गया न्यूमेरिकल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलो बताओ, आगे बढ़े, ट्रांसफॉर्मर पर बात करेंगे। एलसीआर सीरीज सर्किट में आपको इतना ही पढ़ना है। अब बात करेंगे बेटा ट्रांसफॉर्मर पर। चलो चलें अब आगे, बोलो। विकास पूछ रहा है सर यहाँ एल क्या है, बता देना भैया एल क्या है। सही बता रहा हूं ना, क्या बताऊं मैं? विकास तुमने पूरे चैप्टर को जिस ढंग से पढ़ा है ना, उसकी कहानी खत्म कर दी, चौपट कर दिया तुमने, कहानी सब खत्म हो गई। और कह रहा है कि एल क्या है, देख रहे हो? ऐसे ऐसे गधे आते हैं ना कई बार, क्या कहूं मैं तो जो यार, तुमने 12th की तो कहानी खत्म कर ही ली, लेकिन तुमने यहाँ अपनी मेरी सबकी कहानी खत्म कर ली है। पूरा एल क्या है, चैप्टर खत्म हो गया, अब एल पूछ रहा है। और एल पढ़ पढ़ के पागल हो चुके हैं ईएमआई से, एल 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 सर्किट अलग पढ़ा, वो अलग, ये हालत है।
सही बात है, एल माने लेटू होता है, जो खिलते हैं ना सर्दियों के टाइम में, लेटू, वही एल माने लेटू होता है। हद कर दिया, हद कर दिया आपने। इंडक्टेंस होता है यार, प्रेरण। तुमने तो पूरी कहते हैं ना धोखे उजरी की है मेरी। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। चलो अब आगे बढ़ते हैं और अपना चौक कॉइल पे काम करते हैं। पहले चौक कॉइल के बारे में चर्चाएं थोड़ी देर बात करेंगे, थोड़ा ट्रांसफार्मर के बारे में चर्चाएं कर लेते हैं। चौक कॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस पर सवाल बनते हैं। चौक कॉइल, चौक कुंडली, पहले ट्रांसफार्मर पढ़ाने के बाद बताऊंगा, पहले ट्रांसफार्मर पढ़ाऊंगा। ये सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट आपको सवाल मिलेंगे, ध्यान रखना। अभी एयरफोर्स में पूछा है पिछली से पिछली बार चौक कॉइल के सवाल। देखो ट्रांसफार्मर, प्यारे बच्चों ट्रांसफार्मर का काम क्या है ये बताओ, क्या काम है ट्रांसफार्मर का, और कितने टाइप का ट्रांसफार्मर होता है। ट्रांसफार्मर दो टाइप का होता है, वोल्टेज बढ़ाने वाला और वोल्टेज घटाने वाला, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। दो टाइप का ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्लियर। अब जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर बेटा, उसका काम होता है वोल्टेज को बढ़ाना, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का काम होता है वोल्टेज को घटाना। क्लियर। अच्छा, तो स्टेप अप को लिख लो, इट इंक्रीज द वोल्टेज, वोल्टेज को बढ़ाता है बट करंट को कम करता है स्टेप अप। और इसका काम है वोल्टेज को कम करता है बट बेटा करंट को बढ़ाता है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बेटा वोल्टेज को कम करता है, करंट को बढ़ाता है। ठीक है। ट्रांसफार्मर कभी भी डीसी पर काम नहीं करता, ट्रांसफार्मर एसी पर काम करता है। ठीक है। देखो ट्रांसफार्मर हमेशा एसी पर काम करता है, डायरेक्ट करंट के लिए ट्रांसफार्मर काम नहीं करता। तो ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन एसी नॉट डीसी, या ध्यान रखना अल्टरनेटिव करंट पर काम करता है, डीसी पर नहीं। डायरेक्ट करंट पर काम नहीं करता ट्रांसफार्मर, एसी पर काम करता है। ये कॉमन सी बात है, बोलो भाई चले। अच्छा, और ट्रांसफार्मर की बात, जो फ्रीक्वेंसी एसी की जो फ्रीक्वेंसी है बेटा वो कितनी है इंडिया में, 50 हर्ट्ज। तो ट्रांसफार्मर कभी भी इनपुट फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता है। तो एसी की जो इनपुट फ्रीक्वेंसी होती है, इनपुट फ्रीक्वेंसी जो मिलती है उसको चेंज नहीं करता। तो ट्रांसफार्मर डू नॉट चेंज द इनपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, ये भी पॉइंट है। ये सब बेसिक बेसिक पॉइंट्स हैं। तो ट्रांसफार्मर डज नॉट चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट एसी। तो ट्रांसफार्मर डज नॉट चेंज द इनपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। अल्टरनेट करंट की जो इनपुट फ्रीक्वेंसी है उसको भी चेंज नहीं करता। अब आपको मैंने जब फॉर्मूला वगैरह थोड़े से पढ़ाए थे एसी, मतलब उसमें ईएमआई में कुछ फॉर्मूले पढ़ाए थे, आपको याद होगा जब मैं फ्लक्स वगैरह की बात कर रहा था कि फाई, यहां पर भी बता देता हूं, ध्यान से देखना। देखो प्राइमरी कॉइल का जो फ्लक्स होता है वो सेकेंडरी कॉइल के फ्लक्स के बराबर होता है। तो प्राइमरी कॉइल का फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल के बराबर होता है। आपने देखा जब इनका डिफरेंशिएशन करते हैं, डी फाई पी अपॉन डी टी बराबर डी फाई एस, यानी सेकेंडरी कॉइल का जो डिफरेंशिएशन करेंगे, ये
फॉर्मूला तो बेटा नेगेटिव, क्योंकि ये अपोज करता है तो माइनस लगा दोगे। तो बेटा यहीं से आप देखो ये वैल्यू किसकी आ गई, ई प्राइमरी, ठीक है। अब देखो फेराडे का जो लॉ था, अकॉर्डिंग टू द फेराडे लॉ, अकॉर्डिंग टू ईएमआई की बातें सब, अकॉर्डिंग टू फेराडे लॉ, फेराडे का लॉ क्या था, ई बराबर माइनस डी फाई एन का मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ टर्न से, डी फाई ओवर डी टी, है ना। तो ये फेराडे का लॉ था कि नहीं था, ई बराबर माइनस डी फाई ओवर डी टी, ई बराबर माइनस डी फाई ओवर डी टी, किया, ठीक है। अब अगर मैं सेकेंडरी कॉइल की बात कर रहा हूं ईएमएफ, तो सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स, अगर मैं प्राइमरी कॉइल की ईएमएफ की बात कर रहा हूं, माइनस का एन डी फाई प्राइमरी अपॉन डी टी। सेम कहानी, सेकेंडरी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स, ये प्राइमरी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स, ये फॉर्मूला है। ई एस बराबर माइनस एन एस डी फाई एस अपॉन डी टी, और ई पी बराबर माइनस एन पी डी फाई अपॉन डी टी। क्लियर? या फिर एक काम करो, क्योंकि फ्लक्स हमें दिख रहा है दोनों के समान है, तो आप एक काम करो, अगर फ्लक्स दोनों के समान है, ये वैल्यू खत्म कर दो, और यहां से जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो यहां से देखो ई एस अपॉन ई पी, फॉर्मूला याद रखना है, माइनस से माइनस खत्म, एन एस अपॉन एन पी, इस पर न्यूमेरिकल बनते हैं। देखो नंबर ऑफ टर्न्स, ई एस क्या है, सेकेंडरी कॉइल के अंदर ईएमएफ, ईपी क्या है प्राइमरी कॉइल के अंदर ईएमएफ, एनएस क्या है सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स, एनपी क्या है प्राइमरी कॉइल के, इस पर न्यूमेरिकल बनते हैं। कराऊंगा आज न्यूमेरिकल, इन सारे पॉइंट्स पर न्यूमेरिकल होंगे, ठीक है। चलें आगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात बताता हूं मैं आपको। हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा कि ई एस बराबर ईपी बराबर एन एस बराबर एनपी बराबर वी एस वोल्टेज सेकेंडरी प्राइमरी बराबर करंट, बेटा वोल्टेज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो ये आई पी अपॉन आई एस, बेटा इसी रेशियो को ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो भी कहा जाता है। वो आपके लिए उतना जरूरी नहीं है, जो जरूरी है वो फॉर्मूले हैं जितने सामने लिखे हैं। देखो ये जितने भी है ना, ये जरूरी है आपके लिए, इन पर न्यूमेरिकल बनता है। देख लो ये न्यूमेरिकल है, और आज आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। आपको फॉर्मूला पता है तो आप न्यूमेरिकल लगा लोगे। ई एस अपॉन ईपी बराबर माइनस, सॉरी एन एस, माइनस से माइनस खत्म हो गया था, ये फॉर्मूले हैं, देख लो ये फॉर्मूले हैं। क्लियर? क्लियर? अच्छा, और कैसे सवाल बनेंगे बेटा, इफिशियंसी के भी सवाल मिलते हैं। और फॉर्मूला इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर, क्षमता दक्षता, इफिशियंटी ऑफ ट्रांसफॉर्मर, इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर, इस पर न्यूमेरिकल बनेंगे। दक्षता, ट्रांसफॉर्मर की दक्षता, दक्षता इफिशियंसी को आप देखते हैं किससे दर्शाते हैं, ऐसे ईटा से, एन को थोड़ा लंबा कर दो। क्या होता है इफिशियंसी का फॉर्मूला, इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या है, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इंटू 100%। ये है आउटपुट का मतलब जो सेकेंडरी कॉइल में से निकल रही है, इनपुट का मतलब प्राइमरी कॉइल में से जो आ रही है। तो आउटपुट का मतलब हो जाएगा पी बराबर क्या हो जाएगा, वी आई, तो वी एस आई एस, और इनपुट मतलब प्राइमरी वीपी आई पी इंटू 100%। आपको पावर की फॉर्म में भी सवाल पूछ लेगा और वोल्टेज की फॉर्म में भी सवाल पूछ लेगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बताइए क्लियर? अगर हम आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करें तो आइडियल ट्रांसफार्मर की कहानी भैया ये है कि जो फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर,
आइडियल ट्रांसफॉर्मर का काम यह है कि जितना आप इनपुट दे रहे हो, इनपुट वो आउटपुट के पावर के बराबर होगा। ऐसे ट्रांसफॉर्मर को आउटपुट, और ऐसा 100% संभव नहीं है कि जितना पावर उसे मिल रहा है वो उतना ही पावर निकाल देना, कुछ तो एनर्जी में लॉस होगा ना, तो ये संभव नहीं है। जनरली जो है, जो ट्रांसफॉर्मर की जो इफिशियंसी हो सकती है 60 से 70%, 70 से 80 मैक्सिमम। तो ये बेटा आइडियल ट्रांसफॉर्मर की कंडीशन है, बट ए प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर। यानी अगर P इनपुट बराबर P आउटपुट कर देंगे तो डिवाइड 1 खत्म, तो बेटा ऐसे केस में जो इफिशियंसी आ जाती है वो 100% हो जाती है, जो कि वास्तव में ऐसा प्रैक्टिकली संभव नहीं है। जनरली 60 से 70% होती है इफिशियंसी ट्रांसफॉर्मर की। तो इफिशियंसी जनरली प्रैक्टिकली efficiency of transformer is 60 से 70%। ये कहानी थी, ये आप पर इस वाले पार्ट पर न्यूमेरिकल बनते हैं, ये देख लेना। आज मैं सारे न्यूमेरिकल आपको लगवाऊंगा ट्रांसफॉर्मर के, ये पूरा ट्रांसफॉर्मर खत्म होता है ना। अब यहीं से देख लो आप, आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए मैंने बता दिया कि P इनपुट बराबर P आउटपुट। तो यहां देखो, इनपुट मतलब प्राइमरी, आउटपुट मतलब सेकेंडरी, तो VP बराबर VI, तो V इनपुट BP, IP बराबर V। सेम कहानी, मतलब इस फॉर्मूले को रख दो बस, यहां ऐसे भी बता सकते हो। देख लो भाई, क्लियर। तो ये कहानी थी आपकी सारी की सारी बेटा ट्रांसफॉर्मर के रिगार्डिंग। बात करते हैं चॉक कॉइल के बारे में। बोल सकते हैं सुधीर, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है इस बात का। मान सकते हैं 90% हो सकती है, 95 हो सकती है, और प्रैक्टिकली वास्तव में 70-80%। आपको क्या लगता है कि अगर कोई भी ट्रांसफॉर्मर को जितनी उसको एनर्जी मिल रही है वो उतनी एनर्जी आपको प्रोवाइड कराता है ना, वो वेस्ट हो जाती है हीट की फॉर्म में, किसी न किसी फॉर्म में वो वेस्ट हो जाती है। चलो क्लियर। तो बेटा ये ट्रांसफॉर्मर की कहानी होती है समाप्त। आप बोल सकते हैं 100 से कम होती है, कहने का मतलब सीधा ये है। बताओ। बताइए। ठीक है, बढ़े आगे। चले, देखो बताते हैं आपको, चौक कॉइल की कहानी बताते हैं। चौक कुंडली पढ़ाऊंगा नहीं, डायरेक्ट इसके न्यूमेरिकल लगवाऊंगा। मेरी बात को, जो मेन बात है क्या, थोड़ा बता देता हूं। चौक कॉइल क्या है? अगर आप आज से करीब 20 साल पहले, 15 साल पहले, 10 साल पहले जाते हो, जब ट्यूबलाइट का जमाना नहीं था, पहले जब बल्ब वगैरह हुआ करते थे, या फिर ट्यूबलाइट ही मान लो, तो ट्यूबलाइट में क्या था ना कि रेजिस्टेंस लगा आता था। तो रेजिस्टेंस का काम है बेटा एनर्जी को लॉस करना। तो करंट पास होता था, रेजिस्टेंस से एनर्जी लॉस होती थी। रेजिस्टेंस का काम है उसको विरोध करना, एनर्जी लॉस करना, उसको हीट करना। तो चौक, तब तक चौक कॉल नहीं थी, वो एनर्जी का लॉस होता था
अब उस एनर्जी के लॉस को रोकने के लिए एक ऐसी डिवाइस का इजाद किया गया, एक ऐसी डिवाइस को खोज की गई अभी 10 साल पहले ही, 12 साल पहले। अब उससे क्या है कि एनर्जी की लॉस नहीं होती है और उसको सीरीज में जोड़ देते हैं, उसी को बेटा चॉक कॉइल कहते हैं। कोई अलग चीज नहीं है चॉक कॉइल, एक ऐसी डिवाइस है जो एनर्जी के लॉस होने को बचाती है, पावर का मैक्सिमम यूज करती है, उसको लॉस नहीं होने देती। इस पर न्यूमेरिकल हम लोग लगाएंगे चॉक कॉइल पर। क्या लगाएंगे? न्यूमेरिकल, डायरेक्ट न्यूमेरिकल है, सब कुछ आप आराम से कर लोगे, वही फॉर्मूले P बराबर VRMS IRMS cos फाई, सब कुछ वही है, कुछ अलग नहीं है। तो चॉक कॉल पर बेटा अपन लगाएंगे न्यूमेरिकल। अगर हम थोड़ा सा हाई लेवल में जाएंगे तो फिर बेटा जेई नीट जैसा टॉपिक बन जाएगा चॉक कॉइल, या फिर BSc BTech वाला टॉपिक बन जाएगा। आपके लिए चॉक कॉइल पर सीधा मैं न्यूमेरिकल सिखाऊंगा आपको। और ये AC जो है वो हमारा पूरा समाप्त होता है, विद ट्रांसफॉर्मर होता है समाप्त, ठीक है। ये कई लोग जनरेटर पढ़ रहे होंगे, जनरेटर के सवाल आपको नहीं लगा लें क्योंकि सिलेबस से हट चुका है जनरेटर, जो आपको नहीं पढ़ना है। ये पूरा खत्म होता है हमारा, कंप्लीट होता है AC, एकदम फिनिश। अब थोड़ी सी मन की बात करते हैं जो कि बहुत जरूरी है, जाना मत आप लोग, मेरी बात को आज ध्यान से सुन लेना, ध्यान से सुनना मेरी बात को। हाँ, व्हाइट कलर का आता था पहले के सेशन, पहले जो ट्यूबलाइट आती थी उनके साथ। अब बात करेंगे, कुछ जरूरी बातें हैं। चले, चलो देखो भाई बच्चों, आप सब जब डे 1 से यहां पर आए हो तो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया है। मेरा, हाँ मित्र गुड, मेरा भाव यही रहा है कि अगर मैं आपको 12th की फिजिक्स पहले खत्म करा देता हूं तो जो कुछ बच्चे जो प्रीवियस बैच में थे, जो मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं, उनको भी लाभ होगा, और जो नए बच्चे उनको लाभ होगा। पुराने बच्चों को लाभ ये होगा कि 11th का ऑलरेडी उनका हो रखा है। देखो मैं हमेशा कहता हूं कि टाइम लगता है सिलेक्शन में, एक दिन की कोई खीर नहीं है, पकाओ और खाओ। तो जो प्रीवियस बच्चे, जो पुराने बच्चे जो मुझसे कनेक्टेड हैं, बहुत समय से पढ़ते आ रहे हैं, उनके लिए प्लस पॉइंट ये है कि उनके पास 11th के नोट्स होंगे। ध्यान से मेरी बात को सुनना आप। अभी जो नए बच्चे उनके लिए भी डिस्कशन करूंगा, पुराने बच्चे उनके लिए भी पहले पुराने बच्चों के लिए, वो बच्चे जो, क्योंकि वो 11th को साथ की साथ प्रैक्टिस करते चले, है ना। आपको लगता है कि 11th आपका कंप्लीट है तो 11th की थ्योरी की क्लास मत देना, आप उसमें 11th में ज्यादा समय बर्बाद मत करना इन थ्योरी वाले लेक्चर्स में। अगर आपके पास मेरा मटेरियल है तो आप ज्यादा समय यूज करना प्रैक्टिस में। मैं मटेरियल आपको पहले दे दूंगा प्रैक्टिस के लिए, उसके लिए आपको नहीं सोचना है। तो 12th की जो फिजिक्स है, अब आपकी 11th की ऑलरेडी लगभग 90% मान लेता हूं खत्म है, और 12th की ऑलरेडी काफी हो गई। अब आप साथ में काम और करो, 11th की भी प्रैक्टिस करते चलो और 12th की भी। मेरा कहने का मतलब है कि आप 15 फरवरी तक जो पुराने बच्चे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, जो पुराने बच्चे हैं, जो पिछले 1-2 बैच से मुझसे पढ़ रहे हैं और इस उम्मीद से पढ़ रहे हैं कि सर से पढ़ के हमारा सिलेक्शन होगा, तो मैं आपको बता दूं, आप लोग जिनके पास 11th का सिलेबस ऑलरेडी बहुत ही शानदार तरीके से मैंने करा रखा है, बहुत ही शानदार तरीके से मैंने करा रखा है, आप लोग प्रैक्टिस ज्यादा करिए और ये प्लान बना लीजिए कि मुझे 15 या 20 फरवरी तक आप लोग पूरा का पूरा 11th और 12th खत्म कर लेंगे, क्योंकि 12th तो मैं आपको इसी महीने में खत्म करा दूंगा। 11th को भी आप 20 तारीख 15 तारीख तक खुद से खत्म कर लोगे, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी मटेरियल है। ये तो ही सिलेक्शन टेक्निक बचा आपके पास ठीक 1 महीना, क्योंकि 17 तारीख को पेपर है और 15-20 में खत्म कर लेंगे तो 1 महीना। इस 1 महीने आपको क्या करना है, मैं आपको मिक्स प्रैक्टिस कराना स्टार्ट कराऊंगा। मान लो समथिंग 20 तारीख से, 20 तारीख से मैं आपको मिक्स प्रैक्टिस कराऊंगा, वो आपको ज्यादा फोकस करनी है। और आपको एक चीज बताता हूं, अब आप ज्यादा खुद से प्रैक्टिस करिए। मैं आपके लिए एक अलग से ऐसा कुछ ऐसा हम जुगाड़ करेंगे जिससे कि टेलीग्राम चैनल के थ्रू या उस माध्यम से मैं आपसे जुड़ पाऊं और आपकी जो डाउट होते हैं, आपकी जो प्रॉब्लम होते हैं, मैं उनको सुन पाऊं और आपकी प्रॉब्लम को समझ पाऊं, जिससे कि आपके सिलेक्शन में और ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको मिले और सिलेक्शन
तक आप पहुंचे, आपके मार्क्स इनहेंस हो, मैं आपसे कनेक्ट हो पाऊं। ऐसा भी मैं बहुत जल्दी करूंगा, 10-15 तारीख के आसपास, फरवरी में हम ऐसा प्लान करेंगे। तो पहले तो थी ये 12th वालों की बात, जो प्रीवियस बच्चे हैं उनकी बात, जो पहले से पढ़ रहे हैं। तो पहली बात उन लोगों के लिए 12th का इसी महीने में खत्म हो जाएगा। 11th उनके पास मटेरियल है, वो जाके कर सकते हैं, है। बाकी मैं तो पढ़ा ही रहा हूं, अपना टाइम बर्बाद मत करना, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी मटेरियल है, लेक्चर्स हैं, वो आप देख सकते हैं। कई बार लगता है किसी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है, तो 11th के लेक्चर में आपको पढ़ा रहा हूँ, वो आप पढ़ना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं किसी में दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, डाउट, वो आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हो। तो ये है, मतलब कहने का मेरा भाव ये कि जो पुराने बच्चे हैं, कोई दिमाग में बात सेट कर लीजिए कि अब आपको खुद से ज्यादा सवाल लगाने हैं। अगर सर ने ईएमआई करवा दिया, ग्रेविटेशन करवा दिया, वर्क पावर एनर्जी करवा दिया, मुझे खुद से प्रैक्टिस करनी है। अब आपके डाउट आने चाहिए, ना कि प्रॉब्लम्स। आप क्या है कि खुद से सवाल लगाइए। अब जो नए बच्चे हैं, जो पहली बार मुझसे पढ़ रहे हैं इस बैच में, तो उनके लिए एक बात बता दूं, आप आराम से इम्तिहान तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ते रहिए बेटा। 12th क्लास को आराम, जो मैं पढ़ा रहा हूँ एंजॉय करते रहिए। 11th को भी पढ़िए, मैं जो पढ़ा रहा हूँ उन सब चीज़ों को पढ़ते रहिए साथ के साथ। आपको एक्स्ट्रा एफर्ट में क्या डालने हैं, अगर आप कर पा रहे हैं तो आप खुद से भी प्रैक्टिस करिए, वरना रात को 8 बजे वाली जो प्रैक्टिस है वो आप करिए। मैंने प्रायोरिटी पुराने बच्चों को इसलिए दी, क्योंकि अब घर में अगर जब छोटा बेटा होता है, बड़ा, मतलब घर में 2 बच्चे होते हैं, तो आप जानते हैं हमेशा जो प्यार सबसे ज़्यादा होता है वो जो सबसे बड़े बेटे पर ज़्यादा होता है, कि उसने पहले जन्म लिया है, सब पहले आता है वो। तो ये पुराने बच्चे हैं, तो इसलिए इनके सिलेक्शन की जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी नहीं, आपकी भी है, लेकिन उनकी ज़्यादा हो जाती है, कि कहीं ना कहीं किसी तरीके से कनेक्टेड हैं वो बहुत ज़्यादा, और अपना भरोसा बनाए हुए हैं। तो इसलिए उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात से सहमत होंगे। हाँ, 11th क्लास जब मैं स्टार्ट करूंगा, तो आपको मैं बीच में ही 10 तारीख के आसपास आपको मैं फ्लूइड वगैरह वाला ये टॉपिक कवर करा दूंगा। मैं बड़ी प्लानिंग के साथ काम कर रहा हूं, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। मेरी क्लास जो नहीं होगी बेटा, वो 30 तारीख से लेके 7 तारीख तक मेरी क्लास नहीं होगी। मैं पहले ही आपको ये बात बता देता हूं, 30 तारीख से लेके 30 जनवरी से लेके 7 फरवरी तक, इन बीच में 7 से 8 दिन मेरी क्लास नहीं होगी, है ना, क्लियर। 30 तारीख से लेके 7 तारीख तक मेरी क्लास नहीं होगी। उस बीच आपके मैं टेस्ट कंडक्ट कराऊंगा, यानी जितने भी हमने 12th क्लास के टॉपिक को कवर कर लिया है, उनके आप टेस्ट देंगे अपने ऐप के अंदर, ठीक है। वो आपको मैं मटेरियल दे के जाऊंगा, आप प्रैक्टिस करेंगे, और अगेन 8-9 तारीख से फिर मेरी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। इस बीच ना मेरी कोई प्रैक्टिस क्लास होगी, ना ही थ्योरी क्लास होगी। ये मैं आपको पहले से इन्फॉर्म कर रहा हूं, ताकि आप एक्टिव रहें उस चीज के लिए, और अपना ज्यादा समय व्यतीत करें, है ना, ठीक है। नहीं भाई विकास, चलो चलो, ठीक है। तो ये बात थी। बाकी अब अगला जो चैप्टर है बेटा, वो मैं आपको कराऊंगा, आपको भी बता देता हूं। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक आपका हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी आपका हो गया, मैग्नेटिक फील्ड आपका हो गया, मैग्नेटिज्म आपका हो गया, ईएमआई आपका हो गया, एसी आपका हो गया। और इन सब की प्रैक्टिस आपकी आज, सिर्फ इसको छोड़ दूं तो ट्यूसडे तक खत्म हो जाएगी सारी प्रैक्टिस। इसकी आज खत्म हो जाएगी, बचेगा एसी, और एसी की 2 दिन प्रैक्टिस होगी, इसकी 1 दिन, मतलब सोमवार मंगल बुध वेडनेसडे तक इनकी सारी प्रैक्टिस खत्म हो जाएगी अपनी, ठीक है। डीसी चीप है सुधीर। हाँ, जो मेरी जो 31 तारीख से लेकर 7 तारीख तक की जो क्लास बता रहा हूं ना, इस बीच में आपको मैं रिकॉर्डेड सेशन दूंगा, रिकॉर्डेड सेशन देके जाऊंगा। मतलब लाइव सेशंस नहीं होंगे, मेरे लाइव सेशंस नहीं होंगे, आपके जो हैं वो रिकॉर्डेड सेशन में आपको देके जाऊंगा। रिकॉर्डेड सेशन, प्रॉपर रिकॉर्डेड, 7 दिन क्लास चलेगी, लेकिन रिकॉर्डेड फॉर्मेट में क्लास चलेगी। चलिए, क्लियर। सौमेन मत करो यार, कोई जरूरत नहीं है। कौन सा चैप्टर करें भाई? ऑप्टिक्स भी, ऑप्टिक्स तो करा दिया, रे ऑप्टिक्स तो हो गया भाई, रे ऑप्टिक, हाँ, अरे हाँ यार, इसमें हाँ रे ऑप्टिक्स तो हो गया, ऑप्टिक्स तो हो गया, लिखा नहीं, मैं प्रैक्टिस भी हो गया इसका। तो अपन एक काम करते हैं ना, अगला जो चैप्टर है वो मॉडर्न फिजिक्स वाले हिस्से को उठा लेते हैं। हाँ, मॉडर्न फिजिक्स की आपकी ज्यादा डिमांड है, क्यों भाई, यही चाहते हो ना, मॉडर्न फिजिक्स वाले की ज्यादा डिमांड है आपकी।
किसका पीडीएफ विपिन? आपको पीडीएफ टाइम टू टाइम मिल जाएगा, आपके ऐप के अंदर मिल जाया करेगा सारा पीडीएफ। नहीं भाई, नहीं भाई, अरे तुम्हारे एग्जाम है और हम टूर पे जाएं, ऐसा संभव है क्या? नहीं नहीं, बहुत इमरजेंसी है इसलिए उस बीच में, है ना। टूर क्या क्या मतलब, आपके एग्जाम है, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक चैन नहीं मिलता, और आप कह रहे हैं कि टूर पे जा रहे हैं। चलो चलो, ठीक है। आप जब पढ़ रहे होते हैं तब हम यही सोच रहे होते हैं कि आप बेहतर स्कोर कैसे करेंगे, उसके लिए मैं और क्या एफर्ट डाल सकता हूँ, और किस टाइप के क्वेश्चंस करा सकता हूँ। यही मेरी हमेशा प्लानिंग रहती है, और ऐसे क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन, ये वो बुक, ऐसे करके चलता रहता है पूरे दिन दिमाग में, और उस पर फिर काम किया जाता है। तो क्वेश्चंस, अच्छे तरीके के क्वेश्चंस लाने पड़ते हैं, उनको सॉल्व भी करना पड़ता है, उनकी कमियों को निकालना पड़ता है, बहुत सारे काम। तो उस बीच में मैं इंगेज रहता हूँ जब आपके एग्जाम ज़्यादा होते हैं। चलो भाई, ठीक है। तो बेटा मॉडर्न फिजिक्स कल पढ़ेंगे, मॉडर्न फिजिक्स को, और इसके लिए रेडी रहना आप लोग। और इस बीच में लगभग 5 से 6 दिन में आपकी जो मॉडर्न फिजिक्स है वो खत्म हो जाएगी। समय से पहले आपको मैं एसी करा दिया हूँ, मैं आपको बोला था 22-23 तारीख बोला था, और 20 तारीख है आज, 20 को मैं एसी खत्म करा दिया। और हाँ, कल मेरी क्लास नहीं है, कल मेरी क्लास नहीं, कल संडे है। आप लोग प्रैक्टिस करिएगा अच्छे तरीके से, ना तो कल मेरी प्रैक्टिस क्लास है ना थ्योरी क्लास है। अब हम मंडे को मिलेंगे अपने टाइम पर 5:15 पर। कल कल नहीं, सॉरी, मंडे को, मंडे को मेरी मुलाकात होगी आपसे, और फिर मंडे को ही मिलेंगे। आज मेरी प्रैक्टिस क्लास है आज 8 बजे है प्रैक्टिस क्लास। ईएमआई सेकंड की प्रैक्टिस क्लास है, और ईएमआई फर्स्ट को देख लीजिए, ईएमआई सेकंड के सारे सवाल आप लगा लेंगे, ईएमआई फर्स्ट को देख लीजिए आप, ठीक है। तो कल क्लास नहीं बेटा, कल आप प्रैक्टिस करिएगा, ये ध्यान रखना। आपके पास एक दिन का टाइम है, पूरा रिवाइज कर लीजिए, और एक काम करिए, खुद से इस तरीके से देखिए, जैसे मेरे पास एक बुक है, तो आप ऐसे, जैसे मतलब एक रफ टाइप है, तो आप लिख लिख के एक शॉर्ट नोट भी बनाया करो अपने, लिख लिख के क्या बनाया करो, शॉर्ट नोट्स भी बनाया करो खुद से। उससे क्या कि बेटा प्रैक्टिस में आ जाती हैं चीजें, रिवाइज हो जाती हैं। उम्मीद करता हूं आप मेरी सारी बातों को सुनी होंगी, आप उन पर काम करेंगे और मेहनत करेंगे, और पूरा अपने आप पर भरोसा रखिए, सिलेक्शन होगा। सबसे पहली जरूरत होती है आपको अपने ऊपर भरोसा रखने की, और आपको अगर अपने आप पर भरोसा है तो जरूर कुछ न कुछ बहुत अच्छा होता है, लेकिन सबसे पहला काम है भरोसा। हर कोई अपने आप पर भरोसा नहीं रख पाता। अपने आप पर भरोसा रखिए, फेथ रखिए, जरूर सब कुछ अच्छा होगा। बस मेहनत करते रहिए उसी राह में, पॉजिटिव माइंड से पॉजिटिव मेहनत करते रहिए, ठीक है। अब मेरी मुलाकात आपको आज रात को 8 बजे होगी। जय हिंद।